नमस्कार बच्चों, मैं दीपक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद दीपक यादव में। तो आज हम वेक्टर को पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के अंदर। तो उससे पहले अगर मैं बात करूं डायरेक्शन के बेस पर हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटीज आर 2 टाइप्स। डायरेक्शन के बेस पर हम फिजिकल क्वांटिटीज को कितने टाइप्स की बताते हैं बेटा? 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? पहली हमारे पास में फर्स्ट आता है हमारे पास में स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, और सेकंड आता है हमारे पास में वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज की। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास में क्या होती है? देखो, कुछ क्वांटिटीज़ या किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को दिखाने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, और कई फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि मैंने कहा कि आपको क्या करना है, 1 किलोमीटर डेली जॉगिंग करनी है। अब 1 किलोमीटर डेली जॉगिंग करनी है, इसका मतलब क्या है कि आपको 1 किलोमीटर कवर करना है ओनली। अब इसके लिए क्या डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है क्या? आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँ कि मुझे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पेस पर या प्लेस पर जाना है, और मैंने कहा वो मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है। अब जब वो 1 किलोमीटर दूर है तो मेरे पास पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, मैं लेफ्ट में जाऊंगा, राइट में जाऊंगा, स्ट्रेट जाऊंगा, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारे पास में डायरेक्शंस हो गई, ठीक है। तो इस बेस पर हमने क्या करा, फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, और उसमें से हमारे पास में पहला स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ हम उनको बोलते हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज़, those physical quantities which have only magnitude, जिसके पास केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। those physical quantities which have only magnitude, और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी तरीके से कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, स्केलर क्वांटिटीज़। क्या कहा जाएगा? स्केलर क्वांटिटीज़। ये क्या है हमारे पास में? स्केलर क्वांटिटीज़। अब अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूँ, क्या करूँ, अगर मैं क्या करूँ इसके एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। एक होता है हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस को दिखाने के लिए डायरेक्शन की नीड नहीं है। डिस्टेंस है, स्पीड है, वर्क है, ये हमारे पास में क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या नहीं पड़ती, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल और केवल क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैग्नीट्यूड क्या है, सर किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड मतलब क्या है? देखिए, जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड का मतलब समझिए बेटा। अच्छा, मैंने कहा कि मुझे 18 किलोमीटर जाना है। कितना जाना है? 18 किलोमीटर। अब ये जो पूरा जो मैंने लिखा है, ये इसका मतलब ही क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है। और मैग्नीट्यूड में 2 चीज़ें हैं बेटा, एक तो ये क्या है, नंबर। क्या है? नंबर। या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है ये मेरे पास? न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये क्या है बेटा, किलोमीटर क्या है, यूनिट है, हमें पता है। और ये क्या है बेटा, यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिलकर क्या बनाती है बेटा, मैग्नीट्यूड। मतलब उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। जो उसकी वैल्यू है उसी को क्या बोला जाता है बेटा, हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्केलर क्वांटिटीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में आ गया होगा। मैग्नीट्यूड में क्या होगा, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और दूसरा क्या होगा, यूनिट होगा। जैसे 18 किलोमीटर, 17 मीटर, ये सब क्या है हमारे पास में, मैग्नीट्यूड है। अब सबसे इम्पोर्टेंट और जो पूरा चलेगा भी हमारा इसके अंदर, अभी चैप्टर के अंदर, जो क्या है हमारे पास में, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हम किसकी बात करेंगे, वेक्टर्स की। तो हमारे पास में जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ या जो वेक्टर होते हैं क्या होते हैं, देखिए वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा बेटा, डायरेक्शन। क्या होगा? तो अपन कह सकते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have both magnitude and direction.
जिस फिजिकल क्वांटिटीज के पास में क्या हो बेटा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन। लेकिन केवल ये दो कंडीशन का ही होना इनफ नहीं है, किसके लिए, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होने के लिए। मतलब कि अगर कोई क्वांटिटीज अगर वेक्टर है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होगी ही होगी, लेकिन प्लस एक मस्ट है बेटा, जो ये हमारे पास में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, जो हम चैप्टर के अंदर अभी आगे पढ़ने वाले, उनको भी क्या करने चाहिए, ये फॉलो करने चाहिए, है ना। तो हम लिख सकते हैं एंड ऑल्सो फॉलो, लिख लो या लिख लो OB, द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है इसको, वेक्टर, क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होगी हमारे पास में, बताइए, जिसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, लेकिन साथ में क्या करना चाहिए बताओ, जो हमारे पास में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या सब्सट्रैक्शन है, जब हम पढ़ेंगे जैसे कि ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, उनको फॉलो करने चाहिए, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज, क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है डायरेक्शन किसी फिजिकल क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन में मिलेगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, फिर भी वो वेक्टर नहीं है। जैसे कि अगर मैं किसकी बात करूँ बेटा, इलेक्ट्रिक करंट की, अगर किसकी बात हम करें, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर क्या है बेटा, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए हम करंट को वेक्टर नहीं बोलते। और 11th और 12th में तो हम इसको क्या समझेंगे, स्केलर क्वांटिटी, क्या बोलेंगे इसको, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। अब अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए, जो इसके एग्जांपल होंगे, देखिए एक तो क्या होगा हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, एक्सीलरेशन, ये क्या हो गया हमारे पास में, कुछ एग्जांपल हो गए। एक्सीलरेशन, ये क्या हो गया हमारे पास में, वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल। उम्मीद करता हूँ स्केलर एंड वेक्टर में आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। अब इस वेक्टर को ही आगे लेके हम चलेंगे, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखिए, अब हम किसकी बात करने वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे है, सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ मैं आपको, कैसा, ग्राफिकल। जैसे सपोज करो कोई वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास में, ए क्या है कोई, तो उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे बेटा। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है उसके मैग्नीट्यूड को दिखाएगा, और ये जो एरो है ये किसको दिखाएगा, डायरेक्शन को। तो ये क्या है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है इसको मैं क्या बोलूँगा, मैग्नीट्यूड बोलूँगा। क्या बोलूँगा बेटा, मैग्नीट्यूड। और ये जो आपने क्या बना रखा है, ऐसा हेड बना रखा है ना जो डायरेक्शन, मतलब कि ये जो एरो बना रखा है ये किसको दिखाएगा, डायरेक्शन को। बोलो समझ में आया। तो ये हमारे पास में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अच्छा सपोज करो कोई फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास में, ए क्या है, तो इसको मैं मैथमेटिकली सिंबलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूँगा। सपोज करो ये ए क्वांटिटी है, अब मुझे इसको सिंबल फॉर्म में दिखाना है कि सिंबल क्या होगा इसका। तो कुछ भी नहीं करना है, इस ए पे एक ऐसा एरो का साइन बना दो, ये क्या हो जाएगा बेटा, ए वेक्टर। मतलब अब ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। देखो या तो अपन क्या करते हैं, जैसे ए को है तो ए को या तो बोल्ड कर दीजिए ऐसे, जैसे आप बुक्स में देखोगे तो ऐसे बोल्ड करा हुआ दिखेगा आपको,
तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन आप कॉपी में बार बार बोल्ड थोड़े ना करोगे, इसलिए अपन क्या करते हैं, इस तरीके से एरो लगा देते हैं। और ये क्या है बेटा, हमारे पास में वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। मतलब ए क्या है, वेक्टर। जैसे फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, एफ, और वेक्टर फॉर्म में दिखाना है तो ऐसे वेक्टर लगा दीजिए। ठीक है। एक्सीलरेशन को हम ऐसे लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो ऐसे आप एरो का निशान इस पर लगा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि भाई जो साइन मेरा इस तरफ है, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी डायरेक्शन है, नहीं, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है। भाई ऐसा नहीं होगा कभी मान लो एक्सीलरेशन इधर लग रहा हो, सपोज करो, और आपने इसके ऊपर भी ऐसी डायरेक्शन बना दी, गलत हो जाएगा। डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे नहीं कि ए है, इस पर ऐसे बना दिया, इस पर ऐसे बना दिया, ये क्या है बेटा, रॉन्ग तरीके रिप्रेजेंटेशन। कैसे, हमेशा एरो वैसे ही बनना चाहिए। क्लियर है क्या? ये हमारे पास में क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, वेक्टर का। और अगर ग्राफिकल की बात करेंगे तो बेटा ये जो लाइन है, ये लाइन किसको दिखाएगी, मैग्नीट्यूड को उसके, और जो एरो है वो किसको दिखाएगा, डायरेक्शन को दिखाएगा। और जो सिंबल अगर दिखाना हो, किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो, जैसे ए को दिखाना हो वेक्टर फॉर्म में, तो ए के ऊपर वेक्टर लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया वेक्टर का। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ वेक्टर की। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ, ठीक है। अब देखिए मेनली हम सबसे पहले दो बात करते हैं जो टाइप्स ऑफ वेक्टर में, वो है हमारे पास में, एक आता है हमारे पास में एक्सियल वेक्टर, और एक आता है हमारे पास में पोलर वेक्टर। एक क्या आता है हमारे पास में, पोलर वेक्टर, और एक क्या आता है हमारे पास में, एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। अच्छा, पोलर वेक्टर किनको बोलेंगे, पोलर वेक्टर हम उसको बोलते हैं जिसका क्या हो, कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो, क्या हो बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर क्या हो, कोई एप्लीकेशन हो, क्या हो, एप्लीकेशन। ठीक है। जैसे कि मैं एक बात करूँ, पोलर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, एक पोलर वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक पोलर वेक्टर। जैसे इसको आप दिखा रहे हो ना किसी की पर्टिकुलर डायरेक्शन की, भाई हाँ यहाँ से जा रहा है ये, ठीक है, और कुछ ना कुछ इसका क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट। तो पोलर वेक्टर हम उनको बोलेंगे जिसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट, या उसका क्या होता है, कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होता है, दैट इज द पोलर वेक्टर। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, ये क्या है हमारे पास में, पोलर वेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद में हमारे पास में सेकेंड आता है बेटा एक्सियल वेक्टर। क्या आता है, एक्सियल। अच्छा, एक्सियल वेक्टर कहाँ काम में लेते हैं, जब चीज़ें रोटेट करती हैं हमारी, क्या करती है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बेटा, रोटेट, तो वो तो या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा। तो बेटा ये जो एक्सिस होता है, इसका क्या होता है, एक्सिस, जहाँ से ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, जहाँ से क्या कर रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सियल वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी या इसकी डायरेक्शन ऐसे। तो जो एक्सिस होगा रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एक्सियल वेक्टर। क्यों, क्योंकि इसमें कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है। सपोज करो ये जो हमारे पास में इस तरीके से मूव कर रहा है, तो देखो बेटा अब ये रोटेट कर रहा है, तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है ना। तो ऐसे जो जैसे रोटेशन वगैरह में जो वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द एक्सियल वेक्टर। वो क्या होता है हमारे पास में, एक्सियल। तो ये पोलर और एक्सियल आपका क्लियर है। अब और कुछ अपन डेफिनेशंस की बात करते हैं वेक्टर में। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इक्वल वेक्टर्स को। किसको देखते हैं, इक्वल वेक्टर्स। अब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना है ना। अब हमारे पास में सबसे पहले आता है इक्वल वेक्टर। क्या आता है, इक्वल वेक्टर हम कब बोलेंगे, दो वेक्टरों को हम इक्वल तभी कहेंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो बेटा, दोनों सेम हो। टू वेक्टर्स इज सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। क्या डेफिनेशन दोगे बेटा, टू वेक्टर इज सेड टू बी इक्वल वेक्टर if they have इक्वल मैग्नीट्यूड या सेम मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो, एंड सेम डायरेक्शन एंड सेम। Two vectors is said to be equal vector if they have equal magnitude and equal या same direction। अगर कोई दो वेक्टर हैं, जैसे कि मैंने सपोज किए ये मेरे पास में कोई वेक्टर है ए वेक्टर,
और ये दूसरा वाला भी क्या है बेटा मेरे पास में बी वेक्टर। अगर इन दोनों वेक्टर की देखो बेटा, ये तो लेंथ तो क्या है सेम है, लेंथ मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ बेटा सेम, और बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों क्या है इसी डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे इक्वल वेक्टर। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है बेटा इक्वल। अगर आप कभी भी क्या लिखे ए इक्वल्स टू बी, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड बराबर है और उसके साथ में क्या है बेटा उसकी डायरेक्शन भी क्या है सेम। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है क्या, सेकंड आता है हमारे पास अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर। अपोजिट या फिर नेगेटिव वेक्टर। अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर किनको बोलेंगे, देखो बेटा ऐसे दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड कैसे हो बेटा सेम, बट डायरेक्शन क्या हो जाए अपोजिट। अब यहाँ बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन लिखाते हैं, और डिफरेंट डायरेक्शन लगाओगे तो फिर डेफिनेशन सेटिस्फाइड नहीं करेगी। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए अपोजिट, मतलब एट द एंगल ऑफ द 180। क्लियर है, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। टू वेक्टर is said to be opposite vector if they have same magnitude but opposite direction, कोई दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, उसे क्या बोलेंगे हम अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर। जैसे देखिए बेटा ये कोई वेक्टर है मेरे पास में ए, क्या है ए वेक्टर, और ये कोई दूसरा वेक्टर है मेरे पास में कौन सा बी। देखिए बेटा इसकी जो लेंथ इसको बी बोल देते हैं, ठीक है ना, भले ही डायरेक्शन इधर आ रही हो लेकिन आपको दिखाना क्या है सिंबल फॉर्म में, इधर ही जो सिंबल दिखा रहे हो बी को। तो देखो ए का और बी का मैग्नीट्यूड कैसा है बेटा सेम, लेकिन देखो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, एक इधर जा रहा है तो जस्ट इसके एक अपोजिट आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं ए इक्वल्स टू बी, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन को उल्टा करने के लिए क्या लगा देते हैं आगे माइनस का साइन, मतलब ये इसलिए इसको क्या बोला जाता है नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं या फिर अपोजिट। तो अपोजिट वेक्टर क्या होंगे बताइए, दो वेक्टर अगर उनके मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो उसे क्या बोलेंगे अपोजिट वेक्टर। तो ये हमारे पास में क्या हो गया ये दो टाइप, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम। अब एक आता है हमारे पास में कोप्लेनर वेक्टर, क्या आता है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन के अंदर जो वेक्टर होता है दैट इज कोप्लेनर। जैसे ही कोई प्लेन है इसमें मान लो ये कोई वेक्टर दे रखे हैं आपको, क्या दे रखे बेटा कोई दो ये वेक्टर दे रखे हैं, जैसे ए है ये बी है और ये क्या है बेटा सी, तो ये क्या हो गया बेटा कोप्लेनर, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर आर दोज वेक्टर विच आर लाइज इन द सेम प्लेन, जो क्या होते हैं एक ही प्लेन के अंदर होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है कोप्लेनर वेक्टर बोला जाता है। इसके बाद में आता है हमारे पास में को इनिशियल वेक्टर, क्या आता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर हम उन्हें को बोलेंगे जिनके स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो, किसी दो वेक्टर, जैसे मान लो कि एक वेक्टर ये है हमारे पास में ए और इसी क्या यहाँ से कौन सा कोई दूसरा वेक्टर बी। देखो बेटा दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट क्या सही से, अगर कोई दो वेक्टर जिनकी स्टार्टिंग पॉइंट्स कैसे हैं बेटा सेम, तो उन्हें क्या बोला जाता है को इनिशियल वेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है को इनिशियल वेक्टर। एक आता है हमारे पास में अनइक्वल वेक्टर, क्या आता है अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर किसे बोलेंगे, अनइक्वल वेक्टर वो होते हैं हमारे पास में जिनके अंदर क्या हो, ऐसे दो वेक्टर जिनके अंदर क्या हो डायरेक्शन तो कैसा है सेम है लेकिन क्या है मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ठीक है। दूसरा ये मैग्नीट्यूड, जैसे मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन डिफरेंट नॉट अपोजिट, ये ध्यान रखना बस यहाँ पे, ठीक है। ये दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है बेटा डिफरेंट, या फिर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों ही कैसे हो डिफरेंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे अनइक्वल वेक्टर। क्या बोला जाएगा इसको अनइक्वल। जैसे ए बी और ए बी है तो ये क्या हो जाएंगे अनइक्वल हो जाएंगे, ये हमारे पास में क्या हो गया अनइक्वल वेक्टर हो गया, ठीक है।
इसके बाद में हमें नल वेक्टर और देखना है। क्या देखना है? नल वेक्टर। तो लिखते हैं आगे। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास में नल वेक्टर। नल या इसको क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। अब देखो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा देखो बेटा, मैं क्या करूं, ऐसे दो वेक्टर दूं जिनके आपके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही कैसे हो बेटा? सॉरी, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। ठीक है, तो हमें क्या पड़ेगी बेटा, किसी वेक्टर को दिखाने के लिए मैं कई बार ऐसे भी हो ना वेक्टर आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, जैसे कि सपोज करो दो वेक्टर कैसे हैं, सेम है मैग्नीट्यूड में बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो देखो माइनस इधर आए तो हमारे को किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? अनइक्वल जीरो वेक्टर की। किसकी जरूरत पड़ेगी? जीरो। तो भाई मान लो सेम से सेम अगर इनका सम करोगे तो जीरो ही तो आएगा, क्योंकि सेम ही तो है लेकिन अपोजिट है। तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या आएगा? जीरो। तो इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? नल वेक्टर की। तो नल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? जीरो हो। तो द वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज जीरो। द वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कैसा हो? जीरो। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो बेटा? जीरो। उसको क्या बोला जाता है? नल वेक्टर। क्यों इस्तेमाल करना पड़ा बता दिया मैंने। कैसे दिखाते हैं? इस ओ वेक्टर से दिखा सकते हैं। ठीक है, हाँ। और ये बेटा देखो मैग्नीट्यूड जीरो मतलब एक पॉइंट ही तो है, और इस पॉइंट की डायरेक्शन को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो जो नल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन गिवन करना बहुत मुश्किल है। तो आप इसकी डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या एक पॉइंट है, किसी किधर भी हो सकती है डायरेक्शन इसकी। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो गया? नल वेक्टर। अब नेक्स्ट आता है यूनिट वेक्टर। क्या आता है हमारे पास में? अगला वेक्टर है यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब होता है बेटा क्या? वन। यूनिट का मतलब क्या होता है? वन। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही कितना हो? वन। कितना हो हमारे पास में? वन। तो हम लिख सकते हैं द वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज वन। ऐसा वेक्टर जिसका क्या हो? मैग्नीट्यूड वन। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें? इसकी जरूरत पड़ी डायरेक्शन को दिखाने के लिए। मैग्नीट्यूड कितना होता है? वन। और इसका यूज क्यों करते हैं हम? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब क्या होगा? इट गिव्स द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर क्या बताता है हमें? डायरेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, अगर कोई वेक्टर है हमारे पास में ए वेक्टर, सपोज दैट वी हैव ए वेक्टर। क्या है? ए वेक्टर। तो ए वेक्टर में क्या होगा? एक तो इसका मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा ए वेक्टर के अंदर? इसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और डायरेक्शन को कौन दिखाता है? यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जैसे एक ही डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा, एक कैप। अगर ऐसा कैप लगा हुआ कहीं पर भी आपको मिले, इसका मतलब क्या है? वो हमारे पास में यूनिट वेक्टर। मतलब यूनिट वेक्टर है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो हमेशा कितना आएगा? वन। क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है हमारे पास में? वन होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला कितना हो जाएगा बेटा? ये मैग्नीट्यूड इधर आ जाएगा तो डिवाइड में तो कितना हो जाएगा? ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मतलब ए कैप क्या हो गया? ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया। क्लियर है क्या? जैसे सपोज करो ये क्या है बेटा? ए वेक्टर है, तो ये जा किधर रहा है? इधर। तो यूनिट वेक्टर क्या करेगा? इसकी डायरेक्शन को दिखाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? मैग्नीट्यूड, और जिधर ये जा रहा है वो डायरेक्शन को कौन दिखाएगा? यूनिट वेक्टर। तो ये हो गया हमारे पास यूनिट वेक्टर। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर काम में आएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मैं एक्स वाई जेड एक्सिस की बात करूँ, किसकी बात करूँ? एक्स वाई जेड एक्सिस की, तो उसमें हम यूनिट वेक्टर को क्या कर देते हैं? फिक्स। मतलब एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, वाई डायरेक्शन में क्या होगा, जेड डायरेक्शन में क्या होगा। तो इनको हम क्या करना है? इन कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या करना है? इस्तेमाल करने वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप सब अभी बताया होगा आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैंने पहले की वीडियो के अंदर जो हमारे पास में क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपन ने लिया था। जैसे कि अब देखिए, अब ये अगर कोई मैं मान लो कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस या मेरे पास में क्या है, कोई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये इसका क्या हो गया? ओरिजिन। अब मुझे एक्स डायरेक्शन में जाना है। अब मैं क्या करूँगा? यूनिट वेक्टर फिक्स कर दूँगा। अब कभी भी मुझे दिखाए यूनिट वेक्टर मतलब कहाँ है? हम एक्स डायरेक्शन में। मतलब एक्स डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर को लिखते हैं आई कैप। क्या लिखते हैं? वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है हमारे पास में जे कैप, और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारे पास में? के कैप। I cap is the unit vector in the direction of x, j cap is the unit vector in the direction of y, and the k cap is the unit vector in the direction of z। और unit vector हैं तो इसका मतलब I cap का मैग्नीट्यूड, j cap का मैग्नीट्यूड और k cap का जो मैग्नीट्यूड होगा
वो कितना होगा 1। क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारे पास में यूनिट वेक्टर है। तो ये हमारे क्या हो गए बेटा, जो मेन जो वेक्टर पढ़ रहे थे, मेन टाइप्स ऑफ द वेक्टर, ये हमारे पास में ख़त्म हो गया टॉपिक। ठीक है, अगर इसके बारे में अगर किसी को भी और डाउट्स वगैरह तो पूछ सकता है। अब वेक्टर, अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, वेक्टर एडिशन के ट्राइंगल लो, पैरेललोग्राम लो, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ग्राफिकल और एनालिटिकल मेथड दोनों। ठीक है, तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाए, जो बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है। थैंक यू बच्चों।